हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइज, हमारी सीरीज चल रही है फॉर पंजाब पटवारी। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हमारे पास कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री से, इंडियन पॉलिटी से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज ध्यान से सभी क्वेश्चंस को समझिए और नोट डाउन करते रहिए। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड, who among the following took over the leadership of salt सत्याग्रह। देखिए, जब सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था। उनको ये बात पहले से ही पता थी कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो पहले से ही वो किसको चार्ज दे के चले गए थे, उन्होंने कहा था कि कौन जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह की लीडरशिप उठाएगा। तो आंसर है इसका अब्बास त्याबजी, right? Abbas Tyabji was considered as the grand old man of Gujarat, right? तो अभी इससे एक बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन आ गया है ध्यान में कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर्स देना जरूर, क्योंकि मुझे पता है हर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, राइट। पिछली वीडियो के जो आंसर आपने दिया था वो बिल्कुल सही था। फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो विमेन रही है हमारे देश में वो रजिया सुल्ताना रही थी, राइट। चलिए, तो आज भी मैं एक्सपेक्ट करके चलती हूं कि सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे, हु इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, राइट। फिलहाल हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि महात्मा गांधी को किसके लिए अरेस्ट किया गया था, सॉल्ट सत्याग्रह के लिए। तो चलिए ये सॉल्ट सत्याग्रह डिस्कस करते हैं। गाइज, एक साल था 1930 जब एक बहुत बड़ी लहर शुरू हुई थी जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसका मतलब क्या होता है, जो आम नागरिक होते हैं ना, सिविलियंस होते हैं, उन लोगों ने डिसओबे करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और उनके एक्ट्स को, ठीक है जी। जिसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि बाइकॉट कर देना उनके कॉलेजेस वगैरह को, उनके टैक्सेस वगैरह का जो सिस्टम है रिफ्यूज कर देना, टैक्स वगैरह का पेमेंट करना। और उसी के अंदर एक और धमाकेदार चीज आती थी हमारे पास जिसे हम कहते थे सॉल्ट सत्याग्रह। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर जो मूवमेंट है, ये इतनी ज्यादा फेमस हुई अपने पहले सॉल्ट एक्ट की वजह से, सॉल्ट सत्याग्रह की वजह से, कि इस पूरी मूवमेंट का ही नाम जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह बन जाता है, ठीक है जी। एक्चुअल तो ये क्या था कि जो सॉल्ट लॉ थे ना, या फिर जो सॉल्ट टैक्सेस थे, उनका ब्रीच करना था, उनका खंडन करना था, उनको तोड़ना था, ठीक है। लेकिन ये मूवमेंट इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई नेशनल लेवल के ऊपर कि इस मूवमेंट का नाम ही, मतलब सिविल डिसोबीडियंस का जो दूसरा नाम पड़ गया वो क्या पड़ गया, सॉल्ट सत्याग्रह पड़ गया। इसका एक और नाम पड़ा, वो नाम था दांडी मार्च, ठीक है। देखो, मार्च का मतलब महीना नहीं है, मार्च का मतलब होता है पद यात्रा करना, पैदल चल के जाना, ठीक है जी। तो दांडी समुद्री तट है और साबरमती आश्रम जो महात्मा गांधी ने गुजरात में बनाया, साबरमती आश्रम, राइट। साबरमती आश्रम से लेके कहां तक चलेंगे हम, दांडी तक चलेंगे और दांडी तट पर जाके, दांडी कोस्टल एरिया है, वहां पे जाके हमने क्या किया, गांधी जी ने अपना खुद का नमक बनाया, ठीक है। क्यों हमने नमक को ही इतनी ज्यादा तवज्जो दी, क्योंकि बेटा सॉल्ट जो होता है ना, नमक जो होता है, वो एक बेसिक कमोडिटी थी, ठीक है। और जो बेसिक कमोडिटी होती है किसी भी फूड आइटम में, मतलब और कोई मसाले होना हो चल जाएगा, नमक नहीं होता तो नहीं चलता है ना। तो नमक के ऊपर भी हमारे को ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती थी, ठीक है। तो समझ सकते हो आप लोग कि देश हमारा है, देश के जो कोस्टल एरियाज हैं वो हमारे हैं, नमक बनाने के राइट्स हमारे पास होने चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई राइट्स ही नहीं थे। और अगर हम नमक बना लेते तो नमक बनाने के बाद हमें क्या करते, हमें हाई पेनल्टी पड़ती और हमें उठा के जेल में डाल देते। और ऐसा ही हुआ था। जब गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाई तो उस समय उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया, उन्होंने दांडी मार्च किया, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक वो गए और जाके अपना नमक बनाया और इसके लिए उनको जेल में उठा के धर लिया, ठीक है जी। तो उनको पता था कि जेल में तो मुझे जाना ही है, तो उससे पहले वो अपनी लीडरशिप किसको दे गए थे, अब्बास त्याबजी को।
राइट अभी अब्बास त्याबजी कौन थे? अब्बास त्याबजी देखो, एक पॉइंट तो हमने किया कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात, ठीक है, काफी अच्छे खासे बड़े बुजुर्ग इंसान थे। लेकिन अगर इनके थोड़ा सा इनकी फैमिली के ऊपर जाते हैं तो जो इनके ताया जी थे, ताया जी बदरुद्दीन त्याबजी, बदरुद्दीन त्याबजी, ये बने हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। कौन बने? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन बनते हैं? बदरुद्दीन त्याबजी, जो कि किनके ताया जी थे? अब्बास त्याबजी के ताया जी थे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन इनकी जो है इनकी फैमिली से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास आता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। राइट तो फिलहाल ये था हमारा सॉल्ट सत्याग्रह। राइट और आंसर है इसका अब्बास त्याबजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In which session of the Congress the demand of पूर्ण स्वराज was accepted as the aim of the Congress? ठीक है, देखो बेटा, पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको ना डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ना तुम्हारा आधा रूल चाहिए, ना कुछ और चाहिए। अपने को तो अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो कांग्रेस ने एक सेशन किया था और वो सेशन बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। और ये क्वेश्चन ना आपकी सिर्फ हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट रहेगा बल्कि आपकी पॉलिटी से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो समझते हैं एक एक डिटेल कैसे। देखो, अर्धरात्रि रात को 12 बजे मिडनाइट सेशन, ठीक है, मिडनाइट रात को 12 बजे मिडनाइट सेशन हुआ था 1929 में लाहौर में। ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, रावी नदी के किनारे पे लाहौर के अंदर सबको इकट्ठा कर लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और कहा कि हमें यार अब एक ना नेशन वाइड एजेंडा लेके चलना है कांग्रेस का, ताकि हम ब्रिटिशर्स को एक कंप्लीट चीज बता सके कि यार हमको ना ये चीज चाहिए। बहुत हो गए सत्याग्रह, बहुत कुछ कर लिया हम लोगों ने, ठीक है जी, और फिर भी कोई इसका रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। तो अभी हमारे पास क्या है? हमको क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। राइट तो 1929 और वो दिन था 31 दिसंबर का। 1929 31 दिसंबर 1929 रात को 12 बजे मिडनाइट सेशन होता है और क्या डिमांड रखी जाती है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी जाती है, पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी जाती है। राइट और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन्होंने क्या सोचा कि एक दिन निर्धारित करते हैं 26 जनवरी 1930 और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया। मतलब ब्रिटिश इंडिया, अभी हम आजाद नहीं हुए थे, ब्रिटिश इंडिया में हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट होता है 1930 को। तो भाई याद रखेंगे इस चीज को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अंडर ब्रिटिश इंडिया हमने कब अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, तो आंसर आता है 26 जनवरी 1930। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हम अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आंसर आता है आपका 15 अगस्त। तो ये बात आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। राइट तो 26 जनवरी 1930 को हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया। यहां तक तो हो गया बेटा हिस्ट्री। ठीक है, अब हम आते हैं पॉलिटी। तो देखते हैं कि पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है। बेटा एक साल था, 26 नवंबर का दिन था 1949, जब हमारा संविधान बन चुका था और हमने अपने संविधान में से कुछ आर्टिकल्स को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है जी, हमने अपने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, इनैक्ट कर लिया था, लेकिन इसको पूरी तरह से हम लागू नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्यों नहीं लागू कर पाए थे? कोई मजबूरी नहीं थी हमारी जी, हम सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि 20 साल के बाद वो घड़ी आएगी जब हम अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे याद करेंगे कि आज से 20 साल पहले हमने मनाया था। तो 26 जनवरी 1950 को हम पूरी तरह से अपने संविधान को लागू करते हैं। ठीक है, पूरी तरह से उसके सभी आर्टिकल्स को हम लोग अपने देश में सम्मिलित करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हम लोग अपना फर्स्ट रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं।
ठीक है। क्यों सेलिब्रेट करते हैं इस रिपब्लिक डे को? 26 जनवरी 1950 ही हम लोगों ने दिन क्यों चुना? क्योंकि हम इस दिन को याद करना चाहते थे, इस दिन को कोमेमोरेट करना चाहते थे। अदरवाइज संविधान हमारा बनके रेडी था 26 जनवरी 1949 को, और इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे जो होता है ना वो 26 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है, जबकि हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि ठीक 20 साल के बाद हमको एक दिन याद करना था और उसी दिन हमने अपने संविधान को पूरी तरह से इंडिया के अंदर वेल इफेक्टिव कर लिया था। ठीक है, तो देखिए ये इंडियन पॉलिटी से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ और आपके हिस्ट्री से भी इंपॉर्टेंट हुआ। तो आंसर क्या है इसका? लाहौर। तो लाहौर में सेशन हुआ था 1929 में, याद रखेंगे, और उसमें हमारे पास डिमांड आई थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड आई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु वॉज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और यही वो सत्याग्रह था जिस सत्याग्रह के अंदर बारदोली की विमेन ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। किसका टाइटल दिया था? सरदार का टाइटल। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सरदार का टाइटल किसको कब मिला था वल्लभ भाई पटेल को? तो जब उन्होंने बारदोली में सत्याग्रह किया था तब मिला था, राइट। समझ लेते हैं बारदोली सत्याग्रह के बारे में। बेटा 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह हुआ था, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो 1925 में लाई करती हैं। 1925 में वहां पे बहुत ही ज्यादा फ्लड्स आ गए थे और बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ गया था, फेमाइन आ गया था, ठीक है। अब इस फ्लड और फेमाइन के चक्कर में देखो प्रोडक्शन हुई नहीं, क्रॉप्स की प्रोडक्शन नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत को हमारे सारे टैक्सेस माफ करने चाहिए थे, बल्कि इसकी बजाय उन्होंने क्या किया? 3% टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिए, ठीक है। अभी 3% टैक्स इंक्रीज कर दिए, किसान तो अपना पुराना टैक्स नहीं भर पा रहा है, उसको 3% इंक्रीज करके कैसे भरेगा, है ना। तो इस चीज की वजह से जो है बारदोली में सत्याग्रह किया गया और उस सत्याग्रह को लीड करने वाले थे वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह के बारे में एक पॉइंट और याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है जी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वल्लभ भाई पटेल ने लीडिंग रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से वहां की विमेन ने इनको सरदार का टाइटल दिया, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है आपने, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, राइट। बारदोली का सत्याग्रह 1928 में हुआ था, लेकिन 1925 से ही काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से 1928 में फाइनली ये सत्याग्रह हुआ था, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गो बैक टू वेदास, दिस कॉल वॉज गिवन बाय। और ये बहुत ही बिल्कुल सा ही बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे पास कि ये जो कॉल है यानी कि जो स्लोगन है ये किन्होंने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर चलो, यानी कि जो आपके वेदों में लिखा है उस चीज को फॉलो करो, लेकिन वहम भ्रम और ये जो बाकी के जो डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस हैं इनको फॉलो मत करो, लेकिन जो वेदास हैं उसके अंदर आप वापस चलिए, वेदास के अकॉर्डिंग जो है अपनी लाइफ को जो है आगे व्यतीत कीजिए, ठीक है। तो आर्य समाज उस समय चला था, तो आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती और इन्होंने कहा था गो बैक टू वेदास। सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा फैक्चुअल याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोआखली। नोआखली कहां पे सिचुएटेड है? नाउ अब क्वेश्चन हमारे पास नोआखली के बारे में आता है, ठीक है जी। तो साउथ ईस्ट, उस समय साउथ ईस्ट बंगाल जो होता था हमारे पास, वहां पे हमारे पास नोआखली सिचुएटेड था, ठीक है जी। अभी ये क्वेश्चन जो है कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने यहां पर डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया था, डायरेक्ट एक्शन डे। दैट्स वाई ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। मुस्लिम लीग ने यहां पे बताया था डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में, ठीक है, उस दिन अनाउंस किया था। क्या था ये डायरेक्ट एक्शन डे? इस डायरेक्ट एक्शन डे को हम एक और नाम से जानते हैं, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। कलकत्ता किलिंग्स। बहुत ज्यादा मास एक्कर हुआ था, बहुत ही ज्यादा जो है उस समय लोगों का जो है लड़ाई हुई थी, आपस में राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे। रीजन क्या था? देखिए बेटा 1946 के अंदर
कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन ने कहा था कि देखिए आप लोग आपस में जो है अपना संविधान बनाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए एक कोई ना कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसे हम इंटरीम गवर्नमेंट कहते हैं। और इंटरीम गवर्नमेंट अब देश में बनाएगा कौन? ठीक है, बहुत सारे लोग थे, राजे महाराजे कहते हैं हम बनाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले कहते हैं हम बनाएंगे, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि तुम तो हिंदू मेजोरिटी वाले हो, हम मुस्लिम माइनॉरिटी में ही रह जाएंगे, नहीं तो हम बनाएंगे। तो इस तरह से सब प्रॉब्लम्स हो रही थी। ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन निकल के आया कि यार वोट कर लेते हैं, इलेक्शंस करा लेते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया के अंडर 1946 में हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और बाकी सभी के इलेक्शंस हुए, जिसमें मेजॉरिटी वोट्स जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ले जाती है। अब ऑब्वियसली जिसकी देखो वोट्स ज्यादा होंगी, सरकार तो उसी की बनेगी, है ना। और उस समय कौन सा फुल फ्लेज सरकार बनानी थी? एक इंटरीम गवर्नमेंट बनानी थी, जिसके अंदर कुछ मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड भी थे और कुछ हमने नॉमिनेटेड मेंबर्स भी लिए थे। ऐसी बात नहीं है कि नॉमिनेटेड नहीं लिए थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी लिए थे। और काफी लोग तो मुस्लिम लीग वाले भी हमारे पास जो हैं वहां पर आए थे ज्वाइन करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो इंटरीम गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लगता था कि यार अगर हिंदू मेजॉरिटी नेशन बनेगा तो मुस्लिम्स को कहीं पे भी कोई जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान कि यार ये पाकिस्तान जो है बनना चाहिए। ठीक है, हमको अपना अलग से देश चाहिए, हमको अपना मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया चाहिए। तो एक प्रोटेस्ट हो रहा था सड़क पे, और उसी प्रोटेस्ट, वही जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ही ज्यादा बड़े दंगे में बदल गया, खून खराबे में बदल गया। इसीलिए इसको कहते हैं द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। ठीक है जी, तो नोआखली इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 16 अगस्त बहुत ही हिस्टोरिक डेट है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जो है अनाउंस किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है जी, ताकि वो जो है पाकिस्तान की डिमांड रख सके। राइट, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखिए साउथ ईस्ट बंगाल, साउथ ईस्ट बंगाल आज हमारे पास क्या होता है, आज का हमारा बांग्लादेश है। ठीक है जी, तो अभी वेस्ट बंगाल की बात नहीं करेंगे, आंसर में हम क्या लिखेंगे, बांग्लादेश लिखेंगे, क्योंकि ये साउथ ईस्ट उस समय नवोखेली साउथ ईस्ट बंगाल का पार्ट था। ठीक है, आज साउथ ईस्ट बंगाल यानी कि पूरा का पूरा जो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया था, आज वो क्या कहलाता है, आज वो बांग्लादेश कहलाता है। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गवर्नर। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं हमारे पास, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उनसे हम घबरा जाएं और ये सोच के बैठ जाएं कि यार ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो बस यूपीएससी पीसीएस करने वाले एस्पिरेंट्स ही क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कुछ सिंपल से पॉइंट्स जो हम ऑलरेडी क्लासरूम में अपने प्रोग्राम्स के अंदर इन चीजों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा वो एक बार फटाफट से देख लीजिए। गवर्नर के बारे में बात कर रहे हैं, तो गवर्नर के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है यानी कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए बेटा आर्टिकल 153 हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। आर्टिकल 153 डिफाइन करता है कि एक पर्सन को हम 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारे संविधान के आर्टिकल 153 के अंदर लिखा है कि एक पर्सन को हम 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बना सकते हैं। ठीक है जी, यूटी भी इंक्लूड हो सकती है, जैसे अपने पंजाब के अंदर है। पंजाब और हरियाणा के कॉमन हमारे गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर, राइट, और वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के। ठीक है, तो ये पॉइंट तो भाई बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अगर ये पॉइंट सही है तो बेटा अगला पॉइंट तो बिल्कुल ही सही हो सकता है। गवर्नर कैन बी ट्रांसफर्ड, एस डाले ना यहाँ पे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यूरिंग देयर टेन्योर। बिल्कुल सही है भाई, एक टेन्योर उनका चल रहा है, उस टेन्योर के बीच में जो है आप उनको एक स्टेट का कारोबार और दे सकते हो, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा 2 और मोर स्टेट्स का हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट करेंगे बेटा, जो गवर्नर होता है ना, जिस स्टेट के लिए वो अपॉइंट होता है ना, वो उसी स्टेट का डोमिसाइल नहीं होना चाहिए, ये भी बात याद रखनी है।
ठीक है, मतलब अगर आप पंजाब के लिए अपॉइंट कर रहे हो तो वो बंदा पंजाब का नहीं होना चाहिए। ठीक है, हरियाणा के लिए अपॉइंट कर रहे हो, हरियाणा का नहीं होना चाहिए, कहीं और का होना चाहिए। तो वीपी सिंह बदनौर राजस्थान से हैं। ठीक है जी, तो सेम स्टेट डोमिसाइल गवर्नर हमारा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि बिल्कुल फेयर काम हो। ठीक है, किसी भी तरह की पार्शियलिटी ना हो, बिल्कुल इम्पार्शियल काम हो। क्योंकि बेटा गवर्नर का सबसे बड़ा रोल कब आता है, जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है। मतलब जो राज्य सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाती, वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती, तो ऐसे में गवर्नर प्रेसिडेंट को जाके रिकमेंड करता है कि जनाब इस स्टेट की जो सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं कर पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, आप यहां आके इमरजेंसी लगा दीजिए, अपना शासन चला लीजिए, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। और प्रेसिडेंट्स रूल को ही हम सिंपल भाषा में कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। ठीक है जी, तो इसका काम सबसे बड़ा रोल जो है गवर्नर का तब आता है। ठीक है, बाकी गवर्नर की जो पावर्स होती है ना स्टेट्स के अंदर, वो बिल्कुल इक्वलेंट होती है प्रेसिडेंट के, एक्सेप्शंस कुछ होती हैं। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। बिल्कुल सही है जी, प्रेसिडेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करता है। ठीक है जी, और गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर में अपना टेन्योर एंजॉय करता है। तो इसको हटाने के लिए भी, इसका रिमूवल भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, सो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही इज ऑल्सो रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, तो ये पॉइंट तो बेटा बिल्कुल सही है। बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब यह है कि भाई गवर्नर का इलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट करना है, इलेक्शन नहीं होता। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंट का खुद का इलेक्शन होता है। ठीक है जी, चलिए लास्ट पॉइंट देखेंगे, मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बिकम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज 30 इयर्स। 30 इयर्स वाला पॉइंट भाई गलत है, क्योंकि 30 नहीं, कम से कम 35 तो होनी चाहिए। गवर्नर बना रहे हो तो कम से कम यार 30 के ऊपर तो आदमी को लो, इतना गबरू जवान भी गवर्नर बनाने की जरूरत नहीं है हमको, है ना। तो 30 के ऊपर प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, इनकी जो एज जो होती है, एज रिक्वायरमेंट होती है, वो कम से कम 35 के ऊपर होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी 30 के ऊपर होनी चाहिए, मतलब 30 होनी चाहिए, 30 और 30 प्लस होनी चाहिए। लोकसभा के जो होते हैं उनकी कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। पंचायत के जितने होते हैं उनकी 21 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देश के अंदर जो हायरार्की चलती है एजेस की, वो चलती है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर इज स्वॉर्न बाय, हाँ जी, गवर्नर की शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर की शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखिए, अगर हमारे पास, और याद रखने का भी तरीका बहुत अच्छा है बेटा, कि प्रेसिडेंट की जो शपथ होती है, प्रेसिडेंट का क्या होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट की जो ओथ होती है, शपथ होती है, वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है। ठीक है, उसी तरह से क्या हो जाएगा कि गवर्नर को अपॉइंट बेशक प्रेसिडेंट करता है, लेकिन इसकी जो ओथ सेरेमनी है वो करवाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। तो आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। राइट, तो पिछले क्वेश्चन का आंसर हमने टिक कर लिया था, डी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव द प्रोविजन टू इम्पीच। अच्छा, हमारा संविधान किसको इम्पीच नहीं कर सकता, तो उसको जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि किसको इम्पीच कर सकता है ना। तो सबसे पहले तो इम्पीच क्या होता है, इम्पीच होता है अपने पद से उसको रद्द कर देना, निकाल देना, बाहर निकाल देना। ठीक है, और ऐसा इम्पीचमेंट कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है भाई, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, 2-3 बार तो वोटिंग ही होती है जिस भी हाउस में वो पास होता है, लोकसभा या राज्यसभा। अगर लोकसभा से इनिशिएट होता है तो सारी पावर, जो रेजोल्यूशन पास होता है उस रेजोल्यूशन की पावर किसके हाथ में आ जाती है, स्पीकर के हाथ में आ जाती है। अगर स्पीकर कहता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन कर लो इस बंदे के अगेंस्ट, फिर तो ठीक है। अगर वो कहता है कि नहीं जी मेरे को तो इस बंदे में कोई दिक्कत नहीं लगती, तो उस रेजोल्यूशन को वहीं रद्द कर दिया जाता है और इंपीचमेंट प्रोसीजर नहीं होता है। तो इंपीचमेंट जो है हमारे देश में किस किस का हो सकता है, एक तो हो सकता है भाई प्रेसिडेंट का,
एक हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है, और हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का। सिर्फ इन 3 पोजीशंस के लिए हमारे पास अवेलेबल है इंपीचमेंट प्रोसीडिंग। रेस्ट किसी भी चीज के लिए जो है इंपीचमेंट नहीं होता। सिंपल अगर किसी को रिमूव करना है तो रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसको रिमूव कर दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो वाइस प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, राइट। और राज्यसभा वालों के पास अब पावर आ जाती है, वो क्या करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हमें ये वाइस प्रेसिडेंट पसंद नहीं है, मेजोरिटी वोट्स दी जाती है और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उनको अपनी जो है रिमूवल का वो कह देते हैं कि भाई अब आपको रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास हो गया है, ठीक है जी। तो रेजोल्यूशंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन इंपीचमेंट के अंदर तो बेटा इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमारे देश में सिर्फ 3 हस्तियों के ही इंपीचमेंट होती है। प्रेसिडेंट की हो सकती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की हो सकती है, और किसी की इंपीचमेंट नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सिंपल सा आंसर क्या बन जाएगा, ए, बी और डी तो देखो होती है इनकी इंपीचमेंट, तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। एक और बात, एज ऑफ नाउ आज तक इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अभी तक इंपीच नहीं किया गया है, ठीक है। प्रोसीडिंग्स चली हैं लेकिन वो लोग किसी ना किसी तरीके से बच के बाहर निकल गए थे। लेटेस्ट प्रोसीडिंग तो चली थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के ऊपर, ठीक है, और राज्यसभा में रेजोल्यूशन उठाया गया था, और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस करके हटे हैं, उन्होंने वहीं पे उस चीज को कैंसल आउट कर दिया था, तो उनका इंपीचमेंट भी नहीं हुआ, ठीक है जी। तो नाम तो देखिए काफियों के आए हैं इंपीचमेंट के लिए, लेकिन आज तक हमारे देश में इंपीचमेंट किसी का नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, द मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन द स्टेट असेंबली विद द प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ। देखिए मनी बिल हो गया या फाइनेंशियल बिल हो गया, इसे हमें किसी स्टेट असेंबली में इंट्रोड्यूस करना है, प्रेजेंट करना है, तो किसकी अथॉराइजेशन सबसे पहले जरूरी है। तो ये जो मनी बिल या फाइनेंशियल बिल है, इस सब का जो काम है ना, ये बराबर बिल्कुल एक जैसा चलता है स्टेट में और सेंटर में, ठीक है। हम दोनों चीजों में एक साथ ही कवर कर लेते हैं, सेंटर के ऊपर आते हैं और स्टेट के ऊपर आते हैं। अगर तो बेटा सेंटर की बात आती है, यानी कि लोकसभा में सिर्फ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राज्यसभा के अंदर कभी भी मनी बिल या फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है जी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और जब आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस करोगे तो आपके पास प्रेसिडेंट की अनुमति होना अनिवार्य है, ठीक है। विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पहले हाँ हो जाती है, उसके बाद लोकसभा में जो है वो मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसी तरीके से बिल्कुल स्टेट में होता है। स्टेट में भी जो असेंबली होती है, ठीक है, उसके अंदर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, काउंसिल के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है जी। यानी कि विधानसभा, असेंबली होती है विधानसभा, विधानसभा में आप मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, विधान परिषद में नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके लिए प्रायर जो अथॉराइजेशन यानी कि प्रायर रिकमेंडेशन किसकी चलती है, यहां पे चलती है गवर्नर की, ठीक है। तो सेंटर में प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर की। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हु वाज द फर्स्ट विमेन गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट विमेन गवर्नर, देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, और सारी विमेन्स जो हैं हमारे पास जो ऑप्शन में है सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो फर्स्ट विमेन गवर्नर हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की बनी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इसके अलावा बहुत जगह पे आगे रही है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन विमेन, ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन विमेन जो बनी है प्रेसिडेंट, वो भी यही बनी है, सरोजिनी नायडू। इसके अलावा महात्मा गांधी ने जो सॉल्ट सत्याग्रह किया था, तो वहां पे अपन डिस्कस करना भूल गए इस चीज को। महात्मा गांधी ने जो सॉल्ट सत्याग्रह किया था, उसमें भी जिस विमेन का लीडिंग रोल था, वो विमेन और कोई नहीं बल्कि सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस,
सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जो विमेन लीड कर रही थी वो विमेन और कोई नहीं बल्कि सरोजिनी नायडू थी। ठीक है जी। और फिर जब इंडिया आजाद हो गया, इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट विमेन गवर्नर किसको बनाया गया? वो भी बनाया गया हमें सरोजिनी नायडू। कहां की बनी? यूपी की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। उसी तरीके से बी ऑप्शन देखिए, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भी उत्तर प्रदेश की फर्स्ट विमेन सीएम बनी। फर्स्ट विमेन सीएम, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट विमेन सीएम कौन बनी? सुचेता कृपलानी। इंदिरा गांधी के बारे में तो भाई सब जानते हैं कि फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया की कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी। एंड अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन, विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन। ठीक है जी। विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं, इन्होंने एम्बेसडर के तौर पे बहुत अच्छा रोल प्ले किया है जब नेहरू की गवर्नमेंट चल रही थी हमारे देश के अंदर। और विजय लक्ष्मी पंडित जो बनी थी वो बनी थी फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, तो जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। राइट, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सभी विमेन्स जो हैं, इन सबके रोल जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको आपने याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, द प्रपोज्ड सी वे सेतु सुंदरम इज द कैनॉल passes through which sea lanes। ठीक है, देखिए 2005 में भी ये इशू करंट अफेयर में था और तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आज भी जनवरी अगर 2021 की मैं बात करूं, फिर से ये करंट अफेयर के अंदर आया है सेतु समुद्रम के बारे में। देखो समुद्रम क्या होता है? समुद्रम मतलब तो सी होता है, ओशियन होता है ना। और जो हमारा सेतु होता है, सेतु का मतलब होता है ब्रिज बना देना। ठीक है, तो हमारा जो ब्रिज है, जो मैं इंडिया की बात करती हूं, अगर सदर्न इंडिया इस तरह से बात करती हूं, इधर हमारे पास श्रीलंका है। ठीक है, तो यहां पे जो एरिया, जो जगह आती है हमारे पास आती है गल्फ ऑफ मन्नार। क्या आती है? गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार से लेके बे ऑफ बंगाल की कनेक्टिविटी करनी है किसके थ्रू? सी लेन्स के थ्रू। बेटा जैसे अपन रोड के ऊपर लेन्स बना लेते हैं ना, 6 लेनिंग 4 लेनिंग इस तरीके से बना लेते हैं, उसी तरह से सी के अंदर अभी ये लेन्स बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है भाई, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ठीक है, तो यहां से लेके बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करेगा गल्फ ऑफ मन्नार से। ठीक है जी, तो पूछा जाता है कि ये कैनॉल किससे पास होगा? तो ये गल्फ ऑफ मन्नार से पास होगा और पूरे बे ऑफ बंगाल को ये कनेक्ट कर देगा। और इस प्रपोज्ड सी वे का नाम क्या होगा? सेतु समुद्रम नाम होगा। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ मन्नार से ये इसको कनेक्ट करेगा, यहां से ये कैनॉल जो है वो पास होगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड। देखो भाई सिंपल क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ लेक क्या होता है? स्टडी ऑफ लेक हम बोलते हैं लिम्नोलॉजी को। याद रखने के लिए बड़ा इजी है, एल फॉर लेक होता है, एल फॉर लिम्नोलॉजी होता है। ठीक है जी, जबकि हाइड्रोलॉजी स्टडी ऑफ वाटर होता है, टपोलॉजी इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क। ठीक है जी, ये एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो हम कंप्यूटर्स के अंदर यूज करते हैं जब आप लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, लैंग्वेज पढ़ते हो। पोटोमोलॉजी क्या होता है कि देखिए जब भी कोई रिवर या फिर वाटर बॉडी के ऊपर किसी ना किसी तरह के एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट होता है, तो उन फैक्टर्स को जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं, रिवर्स या लेक्स या ओशियंस, किसी भी चीज को, ठीक है, उन फैक्टर्स की जो स्टडी होती है ना, उसे हम कहते हैं पोटोमोलॉजी। तो ये पॉइंट अलग से याद रख लेना आप। ठीक है, फिलहाल हमारे पास क्या क्वेश्चन है? स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो लोकतक के बारे में पूछा गया है भाई, बड़ी ही फेमस लेक है, आपको पता होना चाहिए। लोकतक क्या है? लोकतक इज अ लेक। और लोकतक लेक कहां पे है? मणिपुर के अंदर है, मणिपुर के अंदर। जिन लोगों ने क्लासरूम सेशंस लगाए हुए हैं उन्हें याद होगा कि किसी समय पे जब हमने नेशनल पार्क्स की सीरीज याद करी थी, ठीक है, सारे के सारे तमाम नेशनल पार्क्स इंडिया में सारे याद किए थे अपन ने, 106 नेशनल पार्क याद किए थे। और उन नेशनल पार्क्स में से जब अपन ने याद किए थे तब मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो लोकतक लेक के ऊपर है।
ठीक है, लोकतक लेक के ऊपर है, ठीक है, नेशनल पार्क है इसलिए बेटा प्रोटेक्टेड है, ठीक है जी। और ये किस वजह से बना था? फ्लोटिंग। कोई भी नेशनल पार्क है वो फ्लोटिंग क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे भाई बहुत ज्यादा फूंदी जम गई थी, फफूंदी सी आ गई थी, और बहुत सालों तक लोगों ने उसको बिल्कुल भी जो है तवज्जो नहीं दी, नजरअंदाज करके रखा, इस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा काई जम गई। अब वो इतनी मोटी लेयर बन गई कि उसके ऊपर बहुत सारी वनस्पतियां आ गई, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानवर शंघाई डियर, ठीक है, जो कि अपने एंटलर्स के लिए बहुत फेमस है, एंटलर्स के लिए, उनके सींगों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है शंघाई डियर। बहुत इलीगल पोचिंग होती है शंघाई डियर की, और वो कहां पे सबसे ज्यादा नेटिवली पाया जाता है? इसी फ्लोटिंग नेशनल पार्क पे पाया जाता है। तो चलिए नाम देख लेते हैं। फ्लोटिंग नेशनल पार्क का नाम है केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ कहां पे है भाई? मणिपुर के अंदर है, ठीक है जी। तो याद करो अपन उस समय जब अपन ने याद किया था कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क हमें कहां पे मिलेगा, कौन सी स्टेट में मिलेगा, तो अपन ने बेटा इसकी ट्रिक बनाई थी। क्या ट्रिक बनाई थी? बुल और लैम, ठीक है, बुल और लैम को ले जाओ, ले जाओ, लेकिन ऐसे नहीं लेके जाना भाई, पैसे देके लेके जाओ, मनी देके लेके जाओ, ठीक है, मनी दो और बुल को और लैम्ब को, बुल और लैम्ब को ले जाओ, ठीक है। तो ऐसे हमने याद किया था कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क किधर है? हमारे पास मणिपुर में है, जो कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और कहां पे है भाई? अपने इंडिया के अंदर है। देखो बहुत खूबसूरती भरी पड़ी है इंडिया में, लेकिन फिर भी हम लोग बाहर भटकते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है जी। तो फिलहाल हमारे पास सबसे अच्छा क्वेश्चन आया, लोकतक लेक किधर है? लोकतक इज अ लेक, और किधर है भाई? ये मणिपुर के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और इससे सिंपल क्वेश्चन कोई इकोनॉमिक्स में हो ही नहीं सकता कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सचेंज वैल्यू ऑफ करेंसीज, बहुत सारी कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज होती है भाई, उन सब की एक्सचेंज वैल्यू को कंट्रोल कौन करता है? और वो करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है जी। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, सबसे सिंपल आंसर था IMF, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? देखिए ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को, लेकिन 1 जनवरी 1995 इतना लेट जाके अगर एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो पूरे वर्ल्ड की ट्रेड को कंट्रोल करे, ऐसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर 1995 में बनी होती, तो इसका मतलब है आज जो हम सब लोगों के, हम सब देशों के जो ट्रेड और व्यापार है ना, वो आज इतने स्ट्रांग ना होते, ठीक है। मतलब इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत पुरानी हैं। और बिल्कुल सही, इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो 1948 में बन गई थी, जिसका नाम था गैट, ठीक है। गैट ही आज कहलाता है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में ऑलरेडी ये बन गया था गैट, और उस समय 1948 के अंदर वर्ल्ड के अंदर कोल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है। यूएस से अपनी आइडियोलॉजीज लेके चल रहा था कि कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी चलाएंगे, यूएसएसआर कहता था सोशलिस्टिक या फिर कम्युनिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर इकोनॉमी हम चलाएंगे, ठीक है। इंडिया ने किसी का सपोर्ट नहीं किया, दोनों में से इंडिया ने कहा भाई हम तो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करेंगे, हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी ग्रोथ होगा और सरकारी सेक्टर का भी ग्रोथ होगा, ताकि जो आम लोग हैं जिनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से फायदा नहीं हो रहा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो गवर्नमेंट के थ्रू अपना फायदा उठा सके, ठीक है। तो हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी चलाई थी। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं पहले तो, कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1995 में आई है, लेकिन इसका जो बाप था, इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो गैट 1948 में आ गया था, ठीक है जी। और इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं भाई, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड ये था हमारे गैट, और गैट 1948 के अंदर ऑलरेडी आ चुका था। इसी को आज हम लोग 1995 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहने लगे हैं, राइट।